शब्बर जैदी साहब, सबसे पहले आप फरमाइए किस तरह से देख रहे हैं, ये हुकूमत ने तो घुटने भी टेक दिए, जो चीज़ IMF ने मांगी वो तमाम चीज़ें करके दे दी, महंगाई अपने इस वक्त नहज के ऊपर है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सैलरीड क्लास के ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस की भरमार। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में शब्बर साहब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, देखिए, अगर आप ड्यू डेट बनाते हैं तो अब इस गवर्नमेंट के पास सिर्फ 38 डेज रह गए हैं इन पावर। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के जो एक्शन है या नॉन एक्शन है वो पाकिस्तान फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि जो फैसला किया गया है रिगार्डिंग जो चेंजेस आपको नजर आई हैं बजट के अंदर, आपने देखी होंगी 215 बिलियन के डायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं या चेंज की गई है, इसकी कोई क्वांटम में वैल्यू नहीं है, मगर क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिस पर IMF ने एतराज़ किया था कि बजट के फ्रेमवर्क के अंदर ये जो आपने किया है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने जिस पर एतराज़ किया था वो एमनेस्टी की प्रोविजन थी, जो कि आगे बढ़ा दी गई है। तो ये बात है। मगर मैं इमरान आपके अभी किसी और प्रोग्राम में ये बात कर रहा था। देखिए, आप लोग और पाकिस्तान का आम आदमी, हर बंदा जब बात करता है पाकिस्तान की मईशत की, तो वो एक बात पे आके उसकी तान टूट जाती है कि जी IMF का प्रोग्राम आ जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर आ गया तो पाकिस्तान में सब कुछ हरा हरा हो जाएगा और पाकिस्तान अपनी मुश्किलात से निकल जाएगा। मैं आज आपको ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ और आज मैं दोबारा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम आ गया, ये जो प्रोग्राम है ये वाला, और उसके बाद वाला प्रोग्राम भी आ गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जे पे करने की सलाहियत नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी कर्जे में नेसेसरी डिफॉल्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने बैरूनी कर्जे पे करने हैं तो हमें अब इन कर्जों को रीप्रोफाइल कराना पड़ेगा। ये ऐसी हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, और इसको डार साहब ने भी एक्नॉलेज कर लिया था 1-2 हफ्ते पहले कि हमें डेट्स की रीप्रोफाइलिंग चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के लोगों की एक गैर ज़रूरी अनानियत, एक गैर ज़रूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक गैर ज़रूरी किस्म की जज्बातियत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि हम ये कह सकें कि हम अपने बैरूनी कर्जात आज की शक्ल में पे नहीं कर सकते। हमें ये बात पब्लिकली कहनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी कर्जों की शिक में डिफॉल्ट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपको, पाकिस्तान को आज के हालात में अपने कर्जों की रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी इसके अलावा बात करता है तो वो पाकिस्तान को नहीं जानता, वो इसी तरह पाकिस्तान के बारे में मुनाफकत कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। और मैं तो आपके सामने रिकॉर्ड पर हूँ कि मैंने ये जो बात आज पाकिस्तान की आज हालत है, ये मैंने 16 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक फोरम में कही थी कि पाकिस्तान अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता इस शक्ल में। अच्छा, अब जब ये पोजीशन हमारे सामने है तो हम ये अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल में कोई हम बहुत माशी हालात में आम आदमी के लिए कोई बेहतरी ला सकेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, केयर टेकर हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, तो ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको गलत चीज़ें बता रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे, पाकिस्तान की गलत पिक्चर दे रहे हैं। ये चीज़ें मैं जो बात कर रहा हूँ ये नाउमीदी नहीं है, ये हकीकत है। नाउमीदी नहीं है, लेकिन ये हकीकत है जिसको जितनी जल्द रियलाइज कर लिया जाए बेहतर है। असफर अहसन साहब, अब ये शब्बर साहब ने जो बात की कि 38 दिन है इस हुकूमत के, मौजूदा हुकूमत, और ज़ाहिर है कि उस लेवल पे जाके IMF भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे, अव्वल तो फिर मौजूदा हुकूमत इतने हार्श मेजर्स लेकर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल कैपिटल भी उसने अपना स्टेक के ऊपर लगा दिया। फिर दूसरा ये कि आने वाली हुकूमत लामहला क्या उसे भी इस तरह के हार्श इक़दाम करने पड़ेंगे? एक वे आउट क्या है? क्योंकि शब्बर साहब इस वक्त जो अपने तजर्बे की बात कर रहे हैं वो हमारे सामने। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं शब्बर भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो आपने बात की ना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पिछली कई दिहाइयों से ऐसे ही चल रहा है। ये जब हम IMF की बात करते हैं, $6 बिलियन, $5 बिलियन, ये हमारा बेसिकली मसले का हल नहीं है। ये पैसे लेके आप कितने अरसे चला लेंगे?
चले इस वक्त आप एक कड़वी गोली आपने निकल ली है बिकॉज उसके बगैर गुजारा नहीं है, बट चले आपकी ये चीज़ अगर फाइनल हो भी जाती है तो आपको फिर वो मेजर्स लेने होंगे जो एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट, पिछली जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं वो लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं लेती। हमारे यहाँ एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक एडहॉक सिस्टम चलता है। देखिए आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे दो जगह से आएंगे, एक इन्वेस्टमेंट से आएंगे और एक एक्सपोर्ट से आएंगे। उसके लिए आपको पूरा एक मैसिव जो रिफॉर्म्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल शहबाज अली साहब अगर FBR में थे, उसको डिजिटल करना चाहते थे, आप देख लें वो नहीं हो सकी चीज़। उसकी वजह कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा माफिया है जो उस पर काम करता है, बट इसको कौन करेगा? इसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड कैबिनेट करेगी। ये पॉलिटिकल विल की बात है। फिर इसी तरीके से एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें पैसे अर्न करने हैं एक्सपोर्ट से और इन्वेस्टमेंट से, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं हमने उसको कट डाउन करना है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसमें 1 ट्रिलियन हम हर साल वेस्ट करते हैं। फिर पेंशन्स के पैसे हैं 1.3 बिलियन, सर्कुलर अकाउंट डेफिसिट जो आपका बढ़ता जा रहा है। तो एक पूरा सिलसिला एडहॉक पे चल रहा है। दुनिया इस वक्त जो है वो छोटी छोटी कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, वहाँ एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है। हमारे यहाँ हम ना इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ना हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, हम आइसोलेशन में काम करते हैं। जितने इदारे हैं ना इस्लामाबाद में या पिंडी में, जितने इदारे हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो कोलैबोरेशन में काम नहीं करते। मीटिंग्स होती हैं और हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट बिग इन्वेस्टर्स हैं, दे आर अपसेट, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान। अभी आप देख लें जो बहुत आपकी मेजर जो आपको डैमेज हुआ है, शेल पाकिस्तान से वापस जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी डैमेजिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। दुनिया की 2-3 जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें से शेल का वो होता है, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, या लाखों मोटरसाइकिलें और कार्स हैं, सब कुछ हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, बट वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लॉसेस जा रहे हैं। इसी तरह से टेलेनॉर यहाँ से एग्जिट कर रहा है। यहाँ मैं जरा अली नवाज का भी व्यू लेना चाहूँगा। पर्टिकुलर अगर शेल की अगर बात करें तो बारहा उन्होंने भी कहा कि वो अपना पूरी दुनिया में, अगर ठीक है आप पाकिस्तान के हालात को ख़राब कहते हैं तो नीदरलैंड में कोई ख़राब ऐसे हालात नहीं है, जर्मनी में कोई ऐसे ख़राब नहीं है, UK में कोई ऐसे ख़राब नहीं है। बात ये कि वो जो अपना लो कार्बन साइड पे वो अपना शिफ्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने एक्सपोजर को यहाँ से रिटेल बिजनेस से कम करना चाह रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब पाकिस्तान में ये खबर आई थी कि शेल पाकिस्तान से जा रहा है, उसके 3 दिन बाद हमने देखा कि जनाब ऑन एवरेज 24 रुपये जो है वो 3 दिन के अंदर आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी प्राइसेस बढ़ी थी। तो ये ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आप चेज सिक्योरिटीज़ को रन करते हैं, तो थोड़ा मुझे ये भी बताइएगा कि परसेप्शन क्या है। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए शेल बिल्कुल पाकिस्तान से एग्ज़िट जो कर रहा है, ये उसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ज़रूर है जिसमें वो कुछ और कंट्रीज से भी एग्ज़िट कर रहा है। बट पाकिस्तान में अगर आप शेल की परफॉर्मेंस देखें पिछले 4-5 सालों में, तो उसको बहुत बड़े लॉसेस जो है वो बेयर करने पड़े हैं। पहले तो जब जो OMCs को एक FX जो हमारी करेंसी की मूवमेंट है उस पर जो लॉसेस होते थे, या जो एक्सचेंज रेट की वजह से, फिर जो इन्वेंट्री लॉसेस हुई थी उसमें उनको एक बहुत 2 साल पहले एक बहुत बड़ा नुकसान सहने के लिए हुआ था। इसके बाद दोबारा जब ये इस तरीके के हालात हुए और आपकी पेट्रोलियम ऑफिशियल जो पेट्रोलियम सेल्स है आप देख रहे हैं वो पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, क्योंकि स्मगल्ड पेट्रोलियम का मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये इन्वायरमेंट, जो इन्वेस्टमेंट या जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उस जिसको बेहतर होना चाहिए था, वो उल्टा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है। ऐसे में लॉसेस फेस कर कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको एक्सचेंज अपना बाहर मूव करने में भी एक प्रॉब्लम हो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से, ये सब उनके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। तो ये हमने ये ज़रूर देखा कि शेल की प्राइस जो है वो मार्केट में कुछ 24 रुपये बढ़ी है, बट उसकी एक वजह ये है कि सिंस जिस प्राइस पे वो एग्ज़िट करेगा, सिंस उसके एसेट्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है और हमारे जो ट्रांजैक्शंस के या जो टेक ओवर्स या उसके रेगुलेशंस ये कहते हैं कि जब भी वो एग्ज़िट करता है तो उसे मार्केट प्राइस या अपनी बुक वैल्यू पर जो है वो एग्ज़िट करना होगा। तो उसकी मार्केट प्राइस जो है जी, उसके एसेट की वैल्यू जो है वो तकरीबन 250 से 225 के करीब है। इस वजह से मार्केट उसको जो है वो प्राइस अच्छा ठीक है। अब शब्बर साहब, नाउ ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर और जो बुरी तरीके से जख्मी हो रहा है और जिसमें हम मजीद उसको हम टैक्स
के ऊपर मजीद बर्डन डाले जा रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉलिसी है, कहते हैं जनाब हम महंगाई जो है ये ऑल टाइम हाई, इसको ख़त्म करने के लिए, और आप जो है वो एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट, वही दो चीज़ें जिसको आप पाकिस्तान में हमेशा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये तो कहीं से भी सर्व नहीं कर रहा है। हमारे जो मॉनेटरी टूल्स हैं वो कहीं से भी सर्व नहीं कर पा रहे। हम महंगाई को कम करने के लिए एक्सचेंज रेट भी बढ़ा देते हैं और पॉलिसी रेट भी बढ़ा देते हैं। ये किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है हमारी इकोनॉमी को? सर देखिए, जो कुछ चीजें होती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं, और IMF जब भी आता है वो इन दोनों चीजों की बात करता है कि पॉलिसी रेट और एक्सचेंज रेट को आप वो उस तरह मैनेज करें जिस तरह किताबों में लिखा हुआ है, और वो ही किया हमने। और उसके बाद हमने एक्सचेंज पॉलिसी रेट को 21% पे ले गए, और हमने एक्सचेंज को फ्री जब करते हैं, और वो करना भी चाहिए। तो हमारा ये देखो इमरान, मेरा अपना ख्याल है कि जो सारी बातें आप कर रहे हैं या अभी असफर कर रहा है, ये सारी बातें ठीक है, मगर मेरा अपना ख्याल है कि हम हकीकत की बात नहीं कर रहे। देखिए, जो पाकिस्तान की रियासत आज है, इकोनॉमिक साइड की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक साइड की जो रियासत आज है, ये जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, थे और अभी भी हैं। और ये जब भी पाकिस्तान में आएंगे, ये मुझसे पूछ के आते हैं कि हमें आना है और कब जाना है। ये पाकिस्तान इस वक्त किसी भी मल्टीनेशनल के लिए वारा ही नहीं खाता। 300 रुपए डॉलर के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना बेवकूफ़ी वाली बात है। आपका रुपये का रिटर्न इतना है ही नहीं कि आप 300 रुपए का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सके। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हबीब बैंक की वैल्यू आज डॉलर टर्म में है, वो उस वैल्यू से कम है जितने वैल्यू पर हबीब बैंक को उनके पुराने ओनर से लिया था। तो हम किस दुनिया में बैठे हैं? तो इमरान, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ये सारी बातें अब इररेलेवेंट हो गई हैं। अब इनको करने का कोई फायदा नहीं है कि हम क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, पॉलिसी रेट। देखिए, ये जो रियासत है ये माशी तौर पर अब इस शक्ल में नहीं चल सकती। नहीं तो सर, क्या वे आउट क्या है सर? ये भी तो बताइए, क्या करना पड़ेगा? और दूसरा, उससे पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि हम फैटअप के अंदर थे, बुरी तरीके से फंसे हुए थे। आपको पता है कि इंडिया पूरी लॉबी कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये इंटरनेशनली इस्लाहात, रिफॉर्म्स अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है। देखिए, मेरी बात सुने, इस्लाहात उस निज़ाम में होती हैं जो निज़ाम चल रहा हो। जो निज़ाम नहीं चल रहा हो उसमें इस्लाहात नहीं होती, उसको तोड़ के दोबारा बनाना पड़ता है। ये जो लफ्ज़ है ना रिफॉर्म, ये रिफॉर्म का लफ्ज़ हमने इतनी दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है कि अब ये हमारे लिए बेकार हो गया है। आप मुझे कहते हैं कि टैक्स रिफॉर्म, जी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब टैक्स में धंधे करते हैं। मैं छोड़ के क्यों आ गया? मैं छोड़ के इसलिए आ गया, मुझे कोई प्रेशर नहीं था। मैं छोड़ के इसलिए आ गया, मैं कमरे में बैठा होता था एज चेयरमैन FBI, और मुझे पता था कि 23,000 बंदों में से 15,000 बंदे सुबह से शाम तक लोगों को तंग कर रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं। तो और उनका अल्टीमेट जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मेरे जैसे इंसान के लिए जो थोड़ा सा बाहिस है, उसके लिए ये चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। इसलिए मैं छोड़ के वापस आ गया कि यार मैं 23,000 आदमी की हरामखोरी की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। तो अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं टैक्स रिफॉर्म कर दूं और FBI में कोई एक पिराल को आगे कर दूं और पिराल को नीचे कर दूं और क्लॉज नंबर 12 को 13 कर दूं और 13 को 14 कर दूं, तो ये बातें करने का टाइम गुजर गया है। अब इस बात से आगे चलें। अब आप कह रहे हैं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप पाकिस्तान की रियासत के इकोनॉमिक अफेयर्स को डिवॉल्व करें। पाकिस्तान की 18वीं तरमीम के बाद भी 62 मिनिस्ट्रियां इस्लामाबाद में हैं। ये मैं खर्चे की बात से नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मैनेजमेंट की बात से। जब 62 मिनिस्ट्रियां हैं, एक मिनिस्ट्री भी डिवॉल्व नहीं हुई और तमाम के तमाम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी? असफर भी गवर्नमेंट में लेके आया है, मैं भी गवर्नमेंट में लेकर आया हूँ। वो सारे बैठे हुए फाइल को चलाने के लिए नहीं बैठे, वो फाइल को रोकने के लिए बैठे हैं कि काम नहीं हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस शक्ल में आज इस्लामाबाद है, इस शक्ल में ये मुल्क माशी तौर पे नहीं चल सकता।
अब आप लोग इसकी मेरी बात को समझेंगे नहीं, मगर एक साल बाद आप सारी बात इसी बात को कह रहे होंगे। ठीक है, नहीं, असफर साहब से जरा असफर साहब से उनका तजर्बा पूछते हैं। जी, क्या आपका असफर साहब तजर्बा रहा जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, और फिर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सेंटर जो है वो कमज़ोर हो गया मुआशी लिहाज से, सूबों के पास जो है वसाइल ज़्यादा आ गए, लेकिन जिस लेटर एंड स्पिरिट में ये होना चाहिए था काम, वो हुआ नहीं है, और मिनिस्ट्रीज वगैरह जो हैं वो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं, जो बिग एलिफेंट्स इस वक्त तस्वर की जा रही हैं। असफर साहब, देखिए, मैं सब तमाम बातों से एग्री करता हूँ जिन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से की, लेकिन इसमें देखिए होता ये है कि मेरी जो 3-4 लर्निंग्स है उसमें सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अच्छा, हमारी जो जिधर हम आज खड़े हैं ना, ये इनकॉम्पिटेंस की वजह से खड़े हैं, इवन नॉट फॉर करप्शन। करप्शन एक रीज़न होगा, बट करप्शन की वजह से हम यहाँ नहीं खड़े, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल जेन्युइन पोटेंशियल है। इट्स अप टू अस कि हम उसको किस तरह से अवेल करते हैं। अवेल इसलिए नहीं हो रहा कि जो लोग बैठे हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं। बहुत रेयर होता है कि अच्छी टीम्स आके बैठे हैं, और मिनिस्टर्स जब वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो अफलातून बन जाते हैं। ये मेरी लर्निंग है लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स की। अच्छा, लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ एक गवर्नमेंट या 2 गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। जब मैंने बहुत क्लोजली गवर्नमेंट्स को देखा किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी कौन सही करेगा? ब्यूरोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर सही करेगा। ब्यूरोक्रेसी कभी ब्यूरोक्रेट सही नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस वक्त जो आपका ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम चल रहा है वो विदाउट एनी प्लानिंग चल रहा है, वो एक एडहॉक पे चल रहा है। पाकिस्तान आज 25 करोड़ का मुल्क है, 2047 में ये 40 करोड़ का मुल्क हो जाएगा। इतना बड़ा मुल्क आप एडहॉक सिस्टम पे नहीं चला सकते। जो दूसरी लर्निंग मेरी थी वो पॉलिटिकल विल की कमी है। पॉलिटिकल विल नहीं है, इसीलिए आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं करते और बहुत सारे मेजर्स नहीं लेते। जहां पे आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, जहां आपको आप इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। आप देख लें कि पिछले 7 साल में 7 या 8 आपने FBR के चेयरमैन अपॉइंट किए। अभी 4 हफ्ते पहले हामिद याकूब शेख साहब को आपने चेंज किया। ही वॉज 8th और 9th फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी इन लास्ट 7 ईयर्स। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कोई 6 चेयरमैन तब्दील हुए हैं लास्ट 7 ईयर्स में। तो मैं 3 कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, टैक्सेशन, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड इन्वेस्टमेंट। This is the mindset of the rulers. This is the incompetence of the rulers. This is the poor decision making at the highest level. और चौथी चीज़ जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है हमारे मुल्क में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट्स के क्लाइमेट को ख़राब करने में। जो पोलराइजेशन इस वक्त चल रही है, हमारे यहाँ कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होती। लास्ट ईयर पेट्रोकेमिकल की पॉलिसी आ रही थी, उस पर सारा काम कंप्लीट हो गया था। मिड अप्रैल में वो पॉलिसी आ जानी थी। आज हम जून एंड पे आ गए हैं, आज तक वो पॉलिसी नहीं आई। जब गवर्नमेंट तब्दील होती है, इवन मिनिस्टर तब्दील होता है गवर्नमेंट में, आपकी सारी प्लानिंग तब्दील हो जाती है। व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने 1 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मुझे लगता है सब कुछ एडहॉक पे चल रहा है। दिस वाज ओनली 1 week ऑब्जर्वेशन आफ्टर अटेंडिंग 2-3 मीटिंग्स एवरी डे, बिकॉज दिस वाज हैपनिंग। द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद इज विच शब्बर भाई रेफर्ड ऑल्सो, कि जो लेफ्ट और राइट हैंड्स होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के, वो चलते रहते हैं। 3 साल 5 साल आप परफॉर्म करें ना करें। देखिए, आप किसी इदारे में इनकॉम्पिटेंट आदमी को रखते हैं, नहीं रखते ना, आप 6 महीने से अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर गवर्नमेंट में ये सिलसिला क्यों चलता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आप बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट्स लेने वाले तो बने। आते हैं सर, उसके ऊपर भी आते